हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग में आज का मैं टॉपिक ले रहा हूं एनवायरमेंट पोल्यूशन। ये आपके जीएस पेपर 2 में कवर होता है एनवायरमेंट सेक्शन में। ओके, तो मैं इसमें डील करूंगा एनवायरमेंट पोल्यूशन से रिलेटेड कॉजेज में डील करूंगा, इफेक्ट्स डील करूंगा एंड देन मैं डील करूंगा इंडियाज रिस्पॉन्स यानी भारत की प्रतिक्रिया। ऑलराइट, तो चलिए, लास्ट क्लास में मैंने ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में एक क्वेश्चन करवाया था, वीडियो लिया था मैंने। इस क्लास में मैं डील करूंगा पोल्यूशन से रिलेटेड। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है पोल्यूशन हैज बिकम सीरियस थ्रेट फॉर इंडिया, आइडेंटिफाई कॉजेज। देखो यहाँ पे कॉजेज यहाँ पे आपको बताना है एंड इंडिकेट विच मैंडेटरी स्टेप्स शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। ये देखो गवर्नमेंट के स्टेप पूछे गए हैं एंड व्हाट शुड बी वॉलंटरी डन बाय पब्लिक। दैट मीन्स इस क्वेश्चन को आप दो पार्ट में बांट सकते हो। ओके, अगर मैं इसकी बात करूं पॉल्यूशन से रिलेटेड, तो आप तो सबसे पहले इसको कॉजेज देखोगे और गवर्नमेंट के एफर्ट देखोगे, ठीक है। और इसको भी देखो, कॉजेज आप बता दिए, गवर्नमेंट एफर्ट, सॉरी इसमें एफर्ट में एक तो गवर्नमेंट एफर्ट देखोगे और एक भी देखोगे आप पब्लिक एफर्ट। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन यहाँ पे डिमांड किया हुआ है। ओके, लेकिन मैं आपको ओवरऑल स्टडी यहाँ पे करवा देता हूँ, कॉज बता देता हूँ, इफेक्ट बता देता हूँ, गवर्नमेंट के जो भी इनिशिएटिव्स हैं, ओके, पब्लिक इनिशिएटिव्स जो भी लिए जा सकते हैं पॉल्यूशन से रिलेटेड, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे कवर कर देता हूँ। ओके, तो चलिए, जैसा कि आप देख रहे हो यही हमारा टॉपिक है, एनवायरमेंट पोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन को डील करेंगे। देखो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है आपके लिए। देखो, आप अगर पॉल्यूशन की बात करो तो आप उसकी डेफिनेशन सिंपल आप लिख दो। ओके, तो आप लिख सकते हो पॉल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स इनटू द एनवायरनमेंट। ओके, एंड दीज हार्मफुल मटेरियल्स आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। ऑलराइट, पॉल्यूटेंट्स कैन बी नेचुरल सच एज वोल्केनिक एश, दे कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, दैट मीन्स एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकते हैं, सच एज ट्रैश और रन ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्रीज। ओके, तो आपने एग्जांपल यहां पे दे दिया। उसके बाद आप बात करोगे पॉल्यूटेंट्स डैमेज द क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड। इसी से आपके पॉल्यूशन यहां से बनेगा, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन। ओके, तो तीन तरह के पॉल्यूशन को आपने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया। ओके, इसी तरह से हिंदी में भी लिखा हुआ है प्रदूषण का अर्थ है एंड ऑल दैट, ये आप यहां पे पढ़ सकते हो। ओके, दूसरे तरीके से भी आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, वो भी मैंने आपको यहां पे, ठीक है, मेंशन कर दिया है, आप इसको भी देख सकते हो। ऑलराइट, तो चलिए, अब इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग क्या चलेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग अपने बॉडी पार्ट पे चलते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ पॉल्यूशन को देख लेते हैं। ओके, अगर मैं पॉल्यूशन की बात करूं तो डिफरेंट काइंड ऑफ पॉल्यूशन में जो हम लोग आज करने वाले हैं वो होगा एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन। ओके, मेजर पॉल्यूशन यही तीन है। ओके, और बाकी जो पॉल्यूशन है वो सेकेंडरी पॉल्यूशन है। ओके, तो चलिए, तो इस तरीके से आप एक स्टेटमेंट भी चाहो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। ओके, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन आर थ्री मेजर फॉर्म ऑफ environmental pollution. Pollution can also refer to excessive human activity such as light and noise pollution or the specific pollutants such as plastic or radioactive materials. ओके, तो इस तरीके से आप टाइप ऑफ पॉल्यूशन को एक तरह से एक स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ओके, जैसे लाइट पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव मटेरियल पॉल्यूशन, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पॉल्यूशन। ओके, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ओके, लेकिन हम लोग जो डील करेंगे वो मेजर पॉल्यूशन को डील करेंगे एंड दैट इज ये तीनों। ओके, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन। ऑलराइट, तो देखिए ये जो टॉपिक है ना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको ये जानना चाहिए ओके कि लिखते कैसे हैं, यानी आपको पॉइंट फॉर्म में लिखना है। ओके, तो आपके पास प्रॉपर पॉइंट्स होने चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास पॉइंट्स हैं तो आप सब कुछ बहुत इजीली लिख लोगे। ओके, तो मैं यहाँ पे आज का जो मेरा मोटो है वो आपको पॉइंट देने का है। ओके, तो वही मैं सारे पॉइंट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो देखिए सबसे पहले हम लोग किसको डील करेंगे, सबसे पहले हम लोग
एयर पॉल्यूशन को डील कर लेते हैं। तीनों पॉल्यूशन को अलग अलग तरीके से हम लोग डील कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एयर पॉल्यूशन को डील करते हैं और उसमें भी बात कर लेते हैं फैक्टर जो कॉज करता है एयर पॉल्यूशन को, यानी वायु प्रदूषण के कारक। ओके, तो उसमें दो तरह में हम देखेंगे, एक तो नेचुरल फैक्टर देखेंगे एंड देन एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर देखेंगे, प्राकृतिक कारक और मानवजनित कारक। ओके, नेचुरल फैक्टर की बात करें तो नेचुरल फैक्टर की बात करो तो एयर पॉल्यूशन में आप वोल्केनिक एक्टिविटी की बात कर सकते हो। वोल्केनिक एक्टिविटी में कैसे, तो आप बात कर सकते हो जैसे कि SO2। ओके, तो सल्फर डाइऑक्साइड वोल्केनिक एक्टिविटी में निकलता है और भी डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, गैसेस निकलते हैं। वो गैसेस क्या होते हैं, वो पॉल्यूटेंट होते हैं। ओके, तो आप इसकी बात कर सकते हो। ऑलराइट, ये आपका नेचुरल फैक्टर है। इसी तरीके से आप फॉरेस्ट फायर की बात कर सकते हो। ओके, इससे आपको CO2, CO, ओके, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन एंड डिफरेंट गैसेज आपके निकलेंगे। ओके, तो ये फॉरेस्ट फायर भी क्या है, आपका नेचुरल फैक्टर है। ओके, ठीक है ना, फर्दर एक्सप्लेनिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको ये सारी चीजें आती हैं। ओके, तो इसलिए मैं आपको पॉइंट्स देता जा रहा हूं, जहां पे जरूरत पड़ेगी एक्सप्लेनिंग की वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर की देख लेते हैं। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर मींस मानव जनित कारक। ओके, चलिए उसमें बात कर सकते हैं बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी जीवाश्म ईंधन का जलना। ओके, तो फॉसिल फ्यूल के जलने से आपको कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी चीजें, ठीक है, निकलती हैं। ओके, जो कि हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। ओके ना, तो हम इसकी बात कर सकते हैं यहाँ पे। ऑटोमोबाइल्स, फर्दर एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है कि ऑटोमोबाइल से कितनी ज्यादा मतलब एयर पॉल्यूशन होती हैं, आप ऑटोमेटिकली खुद ही ओके इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। देन आप बात कर सकते हो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। जी हाँ, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से पोल्यूशन होता है। जैसे कि आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी से किस तरीके से पोल्यूशन होगा, आप अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ठीक है, तो आप देखोगे पंजाब, यूपी में आप देखोगे कि स्टबल बर्निंग, ओके, स्टबल बर्निंग आप सुनते हो ना न्यूज में, पंजाब से दिल्ली आ जाती है, स्टबल बर्निंग का जो धुआं होता है वो दिल्ली में आ जाता है और दिल्ली में क्या होती है, पॉल्यूशन रेट बढ़ जाता है। ओके, तो आप स्टबल बर्निंग की बात कर सकते हो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से रिलेटेड। ओके, तो जैसे एग्जांपल दिया, वैसे ढेर सारे एग्जांपल हो सकते हैं। इसी तरीके से फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज की बात सकते हो, ठीक है, तो इससे जो धुआं निकलता है वो पोल्यूट करता है एयर को। ओके, आप इसकी बात करिए। देन माइनिंग एक्टिविटीज की बात करिए। ओके, माइंस से ये जो सॉलिड पार्टिकल्स निकलते हैं ना, वो एनवायरमेंट में मिल करके एनवायरमेंट एयर को क्या कर देते हैं, पोल्यूट कर देते हैं। आप उसकी बात कर सकते हो। ओके, देन आप बात कर सकते हो डोमेस्टिक सोर्सेज की बात कर सकते हो, यानी डोमेस्टिक सोर्सेज में सबसे सिंपल एग्जांपल ये देता हूं कि घर पे जो आप पेंट लगाते हो ना, ओके, जब पेंटेड रूम होगा आप वहां पे रह करके देखिए, ओके, तो आपको ना मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। वो क्यों होती है, क्योंकि वो भी एक तरह का क्या है, पोल्यूशन ही है। ओके, तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल लेते जाइए और अपने मतलब ये जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं ना, ठीक है, उसको जस्टिफाई करते चले जाइए। ओके, बहुत ही ईजी है इसको लिख देना। ऑलराइट, क्योंकि आप एनवायरमेंट में रहते हो और आपको ना इन सब चीजों के बारे में चीजें पता है, और जो भी चीजें पता है आप लिख सकते हो, लेकिन आप लिखिए पॉइंट फॉर्म में। ऑलराइट, चलिए अभी हम लोग एयर पॉल्यूशन में क्या देख लिया था, कॉजेज देख लिए थे। अब हम लोग क्या देखेंगे, इफेक्ट्स देखेंगे, यानी प्रभाव। ओके, तो वन बाय वन उसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट में आप बात कर सकते हो अराइज इन टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, यानी ग्लोबल वार्मिंग। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ओके, CO2 की बात करूं, ओके, तो CO2 चलो CO2 के छोड़ो, अब NOx की अगर मैं बात करूं, ओके, NOx क्या है, एक तरह का मतलब पॉल्यूटेंट भी है और ग्लोबल वार्मिंग को भी, ठीक है, कंट्रीब्यूट करता है। ओके, तो इस तरीके से आप उसकी बात कर सकते हो। ओके, तो इसी तरीके से आप बात कर सकते हो ओजोन लेयर डिप्लीशन में। ऑलराइट, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ओजोन लेयर डिप्लीशन में भी एयर पॉल्यूटेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, इसके बाद आप बात कर सकते हो एसिड रेन। एसिड रेन में जनरली आप एक तो बात कर सकते हो NOx की, एक आप बात कर सकते हो SO2 की। ओके, तो ये दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं ना एसिड रेन में। ओके, तो आप एसिड रेन में इन दोनों ये क्या है, गैसेस की बात कर सकते हो। फिर आप बात करिए हेल्थ इश्यूज की। हेल्थ इश्यूज में देखो आप बात कर सकते हो कि एयरबोर्न डिजीजेज की आप बात कर सकते हो। आप एक काम करिए, टीबी का मतलब आप बात कर सकते हो, एंड डिफरेंट एयरबोर्न डिजीजेज की आप यहाँ पे बात कर सकते हो। ओके, आप फिर से आप बात कर सकते हो इफेक्ट ऑन एनिमल्स। आप देखिए होता क्या है कि अगर एयर क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है ना, तो यहाँ के मतलब जिस पर्टिकुलर प्लेस के एयर क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी, वहां से एनिमल क्या होते हैं,
एनिमल ये वहां से डिस्प्लेस हो जाते हैं। ओके, ये क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गए, यानी एक जगह से दूसरी जगह क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। तो इसमें क्या होता है कि एनिमल्स पे भी इफेक्ट पड़ता है, उनके तो जीवन यापन पे भी इफेक्ट पड़ता है और एक जगह से दूसरी जगह वो डिस्प्लेस भी होते हैं। जनरली ये पक्षियों के साथ ज्यादा कुछ होता है। ओके, आप ध्यान रखिए कि पहले जो है ना अमूल फाल्कन, जैसे मैं एक पक्षी का नाम लूं, वो बहुत ढेर सारी मात्रा में इंडिया आया करते थे। अब बहुत कम मात्रा में इंडिया आते हैं। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज हो गया है। ओके, आप ये बात कर सकते हो। इसके बाद आप बात करिए इंडियाज के रेस्पॉन्स की। ठीक है, इंडियाज रेस्पॉन्स टू एयर पॉल्यूशन। ओके, यानी वायु प्रदूषण पर भारत की प्रतिक्रिया। ऑलराइट, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रतिक्रिया की हम लोग बात कर लेंगे। वैसे मैंने इतने सारे मतलब मैंने लिख दिए हैं, इसके अलावा भी आप बहुत ढेर सारे लिख सकते हो। ओके, जैसे देखिए फर्स्ट आप बात कर सकते हो नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम की बात कर सकते हो। वो किसके द्वारा इंप्लीमेंटेड है? वो है सीपीसीबी द्वारा। ओके, तो आप सीपीसीबी की बात कर सकते हो, यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। ये क्या है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओके, चलिए आप इसकी बात कर सकते हो। वो कितने मतलब ये सिटीज पे लगता है? वो 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज पे लागू होता है, बेस्ड ऑन एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। यानी जिसकी एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड कम है उसको ध्यान में रखते हुए 102 डिफरेंट नॉन अटेनमेंट सिटीज को कंसिडर किया गया है। ओके, आप उसमें गैसेस की बात कर सकते हो, PM10 की बात कर सकते हो, PM2.5 की बात कर सकते हो, NO2 की बात कर सकते हो, SO2, CO यानी कार्बन मोनोक्साइड, ओजोन की बात कर सकते हो, अमोनिया की बात कर सकते हो, लेड की बात कर सकते हो, बेंजीन की बात कर सकते हो, बेंजोप्रीन की बात कर सकते हो। ठीक है, एस्पिरिन की बात कर सकते हो, एंड ठीक है निकल की बात कर सकते हो। ठीक है ना, तो इन सब की आप बात यहाँ पे कर सकते हो, डिफरेंट गैसेज जो कि कंट्रीब्यूट करता है एयर पॉल्यूशन में। ऑलराइट, टेक्नोलॉजीज की आप बात कर सकते हो कुछ, कि टेक्नोलॉजी कौन कौन से टेक्नोलॉजी जनरली इंडिया ने ठीक है कि यूज किया हुआ है। जैसे टॉरिफैक्शन की बात कर सकते हो। टॉरिफैक्शन क्या करता है? आपको मैंने स्टबल बर्निंग बताया था। तो स्टबल बर्निंग में क्या होता है कि स्टबल बर्निंग में वो जो स्टबल होते हैं ना, उसको बायोकार्बन में कन्वर्ट करना, समझ लो। यानी फसल से जो बची हुई चीज होती है ना, उसको कन्वर्ट करना बायोकार्बन में, उसको उसकी टेक्निक को क्या बोलते हैं? उस टेक्निक को टॉरिफैक्शन बोलते हैं। ऑलराइट, और ये बायोकार्बन किस लिए यूज होगा? ऑब्वियसली बात है, आगे के लिए ईंधन के रूप में हम उसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप बात कर सकते हो हैप्पी सीडर मशीन। वो किस लिए यूज किया गया था? वो भी आपका देखो कि स्टबल बर्निंग में क्या होता है कि हम स्टबल को बर्न कर देते हैं और बर्न करने के बाद क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है। लेकिन हैप्पी सीडर मशीन क्या करता है? बिना स्टबल को कट करे, ओके, बिना उसको जलाए, सॉरी, बिना उसको जलाए आपका होगा क्या कि आप सीड को उस भूमि पे इंजेक्ट कर सकते हो, और इसको क्या बोलते हैं? हैप्पी सीडर मशीन बोलते हैं। ओके, वायु की बात कर सकते हो। ये देखो CSRI का इनिशिएटिव है, CSRI का इनिशिएटिव है वायु। वो क्या करता है कि विंड को यानी एयर प्यूरिफायर की तरह वर्क करता है। सिंपल आप ये समझ लीजिए। ओके, इसके बाद और आप बात कर सकते हो जैसे कि इंडिया के BS6 जो नॉर्म्स है ना, BS6 नॉर्म्स की बात कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप बात कर सकते हो फेम स्कीम की। फेम स्कीम किसकी बात करता है? ये बात करता है ई मोबिलिटी की। यानी ई मोबिलिटी मीन्स क्या? ई मोबिलिटी मीन्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करता है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी जनरली किसको क्या है? एयर पॉल्यूशन से लड़ने के लिए हम लोगों ने इसको प्रमोट करना स्टार्ट किया हुआ है। ओके, हमारी गवर्नमेंट ने। फिर आप बात कर सकते हो दिवाली में जो ये ग्रीन क्रैकर्स की बात चलती रहती है, आप उसकी बात कर सकते हो। आप बात कर सकते हो ताज ट्रेपेजियम जोन। ये किस लिए है? देखो, ताजमहल के आसपास के जो एरियाज है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ओके ताज ट्रेपेजियम जोन बनाया गया है। ओके, जैसे कि एसिड रेन वहां पे कम हो सके। ओके, तो आप समझ रहे हो इस चीज को। फिर आप बात कर सकते हो कि फ्लैश एश यूटिलाइजेशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। ओके, तो फ्लैश एश क्या होता है? फ्लैश एश होता है जो आपका कोयला होता है ना, कोल। ओके, तो उससे क्या निकलता है? उसकी जो राख होती है ना, उसको बोलते हैं फ्लाई एश। ओके, और वो जो राख होता है ना, वो एक तरह का पॉल्यूटेंट का काम करता है, इवन एयर पॉल्यूटेंट का काम करता है। तो उसको, उस राख को यूज करना किसमें? आपके कंस्ट्रक्शन सेक्टर में यूज करना, यानी उस रेत और सीमेंट की जगह उसको यूज करना। ठीक है, फ्लाई ऐश का। ओके, तो वो प्लान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और इवन कर भी रही है। महाराष्ट्र इज द फर्स्ट स्टेट जिसने कि इसको इंप्लीमेंट भी कर लिया है। ओके, फ्लाई ऐश को। ऑलराइट, कि कंस्ट्रक्शन में उसको लगाया जाएगा, एंड दैट इज कंपल्सरी। ऑलराइट, तो आप इन सब चीजों की बात कर सकते हो इंडिया के रेस्पॉन्स में।
ठीक है, एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड। अब पर्सनल अगर हम बात करें और हम लोग क्या कर सकते हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए एयर पॉल्यूशन से लड़ने के लिए, तो आप ढेर सारी चीजें सोच सकते हो अपने मतलब लेवल पे। ओके, 3 चीजें मैंने लिख दी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो ये है, वृक्ष लगाइए, यानी एफोरेस्टेशन करिए। ओके, तो यानी वनीकरण आप करिए, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। उसके बाद आप बात करते हो सिलेक्शन ऑफ सुटेबल फ्यूल। आप जो गाड़ी वाड़ी चलाते हो ना, ठीक है, आप सुटेबल फ्यूल का यूज करिए। आप घर में जो है ना कि खाना बनता है ना, उसमें आप सुटेबल फ्यूल का यूज करिए जिससे कि खाना बनता है। ओके, जब लकड़ी जलाएंगे तो उससे प्रदूषण की संख्या ज्यादा होगी, प्रदूषण ज्यादा होगा, एयर पोल्यूशन। ओके, रसोई में हम एलपीजी यूज कर सकते हैं जो कि क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। ऑलराइट, इसकी बात कर सकते हैं। देन बात कर सकते हैं हम लोग सिलेक्शन ऑफ सुटेबल मैन्युफैक्चरिंग साइट। ये आप इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हो कि अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो वो ऐसी जगह पे देखे कि जो एनवायरमेंट से मतलब ना कि सस्टेनेबल हो। ओके, वहां पे एनवायरमेंट को कम से कम लॉस हो, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि साइट जो है ना प्रॉपरली हम सेलेक्ट करें जिससे कि हमारा एयर पॉल्यूशन कम से कम हो। दैट्स इट, इसकी बात करनी है। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आफ्टर एयर पॉल्यूशन हम लोग अब बात करेंगे वाटर पॉल्यूशन के बारे में। जिस तरीके से हम लोगों ने एयर पॉल्यूशन को डील किया, सिमिलर वे हम लोग वाटर पॉल्यूशन को भी डील कर लेते हैं। और हम लोग पहले देख लेते हैं फैक्टर्स, यानी उसके कारक, जल प्रदूषण के कारक। नेचुरल फैक्टर देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर। नेचुरल फैक्टर में बात करें तो हम लोग बात कर सकते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स की। प्लेट टेक्टोनिक्स मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। देखिए, प्लेट टेक्टोनिक्स में वन प्लेट दूसरे प्लेट से क्या करता है, ठीक है, टकराता है। ऑलराइट, तो अब देखो कि अगर प्लेट एक दूसरे से टकराएगा और सपोज करो कि वहां कहीं से भी वाटर बॉडीज का लेना देना है, तो वो वहां पे वाटर बॉडी क्या होगी, वो पोल्यूट हो जाएंगी। ओके, तो वो एक कॉज हो सकता है वाटर पोल्यूशन का। ओके, आप सिंपल ऐसे समझिए। वोल्केनिक एक्टिविटी, वोल्केनिक एक्टिविटी, सपोज करो वोल्केनो अगर आया हुआ है किसी वाटर बॉडीज के अंदर। ओके, तो आप समुद्र में भी देखते हो कि वोल्केनो आते रहते हैं। ओके, तो वो वहां का जो वाटर होगा वो पोल्यूट हो जाएगा, सिंपल एज इट इज। ओके, इसके बाद आप बात कर सकते हो ऑयल एंड नेचुरल गैस लीकेज। ओके, ये काफी बार देखा गया है कि समुद्र के अंदर होता क्या है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस लीकेज हो जाता है। ओके, और उसके कारण क्या होती है, वहां की जो वाटर होती है वो काफी ज्यादा पॉल्यूट हो जाती है और उसका इफेक्ट वहां के जंतुओं पे भी पड़ता है। ओके, जो भी ऑर्गेनिजम्स है ना, ठीक है, तो उन पे भी काफी कुछ उनका इफेक्ट पड़ता है। ऑलराइट, तो आप ये बात कर सकते हो। चलिए अब चलते हैं एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर की तरफ। एंथ्रोपोजेनिक में अगर पहली बार बात करें तो वो बात कर रहे हैं हम लोग अर्बनाइजेशन की, यानी शहरीकरण। शहरीकरण कैसे इफेक्ट करता है हमारे वाटर पॉल्यूशन को। देखो, अर्बनाइजेशन में यानी अर्बन एरियाज में आप देखोगे पॉपुलेशन जो जनरली होंगी वो ज्यादा होंगी, यानी पॉपुलेशन ज्यादा है और वाटर लेवल क्या है, वाटर की कैपेसिटी क्या है, कम है। अगर वाटर की कैपेसिटी कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है तो उससे क्या होगा, वाटर का स्कार्सिटी आपको नजर आएगा। ओके, तो वही वाटर स्कार्सिटी आपका क्या होता है कि फिर उस वाटर के पीछे होड़ लग जाती है। ओके, और ऊपर से अर्बनाइजेशन में, अर्बन एरियाज में आप देखोगे कि वाटर से रिलेटेड एक्टिविटीज गांव के एरिया से ज्यादा चीजें होती हैं वहां पे। ओके, तो इसलिए भी क्या है कि वहां पे एक वाटर रिलेटेड पॉल्यूशन ज्यादा देखा जाता है। ओके, आप ये बात कर सकते हैं। देखो, डिफॉरेस्टेशन क्या करता है कि वाटर पॉल्यूशन को रोकता है। ओके, तो इसलिए आपको ये पॉइंट यहां पे डाल सकते हो। देन आप बात कर सकते हो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में अगर आप बात करो तो फर्टिलाइजर अगर आप ज्यादा यूज करते हो तो क्या होगा, वो क्या होगा, अल्टीमेटली ड्रेन कहां होने वाला है, नदियों में ड्रेन होने वाला है या फिर किसी वाटर बॉडीज के साथ ड्रेन हो जाने वाला है। यानी अगर वो वाटर बॉडीज में ड्रेन नहीं होने वाला है तो फिर क्या करने वाला है, जमीन के अंदर वो जाने वाला है और अल्टीमेटली क्या है, वाटर को पोल्यूट करने वाला है। ओके, यानी आप जो यूज करते हो ना पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स जो ज्यादा मात्रा में, ओके, वो क्या करता है, वाटर को पोल्यूट करता है, सिंपल। फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, उसके जो ये जो होते हैं ना वेस्ट, वो कहां पे जाते हैं, वो नदियों में जाते हैं जनरली। ओके, आप यमुना की हालत देख सकते हो कैसी है। ओके, तो वो एक कॉज हो सकता है वाटर पोल्यूशन का। ओके, इसके बाद आप बात करिए सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस की। ये कैसे कंट्रीब्यूट करता है,
ये आप देख सकते हो कि कुंभ मेला कभी आप जा करके देखिए, उसके बाद आप देखिए कि एक ही टाइम पे लोग, इतने ढेर सारे लोग नहाते हैं। और उससे जनरली ये तो होता है, चलो ठीक है, अच्छी बात है कि रिलीजियस हमारी ये एक सोच है कि हम गंगा का सम्मान करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम गंगा को क्या कर रहे होते हैं, पॉल्यूट कर रहे होते हैं। ओके, तो ये बात भी हम लोग कर सकते हैं। सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी एक तरह से वाटर पॉल्यूशन को क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट कर रही हैं। ओके, आप ये बात कर सकते हो। नेक्स्ट आप बात कर सकते हो यूज ऑफ डिटर्जेंट एंड फर्टिलाइजर्स। ओके, तो जिस तरीके से अभी मैंने बात करी, डिटर्जेंट एंड फर्टिलाइजर अल्टीमेटली अगर वाटर के साथ मिलेगा तो वो क्या करेगा, वाटर को पॉल्यूट करेगा। ओके, जैसे कि आप धोबी घाट देखते हो, ठीक है, धोबी घाट क्या करेगा, धोबी घाट वाटर को पॉल्यूट ही करेगा ना उस जगह के। ओके, तो चलो ये तो बात हो गई। अब थोड़ा सा मैं टेक्निकल चीजें बता सकता हूं यहाँ पे कि टेक्निकली आप बात करो कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, डीओ, डीओ क्या होता है, इन अनपॉल्यूटेड वाटर डीओ शुड बी अबाउट 14 ppm। आप याद रखिए, ये फैक्ट है, ठीक है, ये प्रीलिम फैक्ट आप समझ सकते हो। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं बीओडी एंड सीओडी की। बीओडी एंड सीओडी ये भी रिलेट करता है आपके वाटर पॉल्यूशन से, और ये बताता है कि आपका वाटर कितना ज्यादा पॉल्यूट है और उसमें ऑक्सीजन लेवल क्या है। सिंपल, अभी तो मैं इतना ही बता रहा हूं, ज्यादा इसके डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं। ओके, तो आप इसको गूगल कर सकते हो कि व्हाट इज बीओडी एंड व्हाट इज सीओडी। अगर किसी को आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, तो कभी मैं इससे रिलेटेड जब प्रीलिम्स में जब मैं पढ़ा रहा हूँगा तो बीओडी एंड सीओडी को मैं एक्सप्लेन करूंगा इन डिटेल। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ओके, अभी कॉज देख लिया था, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, इफेक्ट देख रहे हैं, यानी प्रभाव, उसके प्रभाव देख लेते हैं। ओके, अगर मैं प्रभाव की बात करूं तो क्या, उसमें आप बात कर सकते हो डीऑक्सीजनेशन एंड इफेक्ट्स ऑन एक्वेटिक इकोसिस्टम। ओके, एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी वाटर के अंदर रहने वाले जीव जंतु की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, एक्वेटिक इकोसिस्टम। ओके, तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव। ओके, इसकी बात कर लेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होता है। जैसे अगर सपोज करो उसके अंदर फिशेज हैं, ओके, तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर वाटर पॉल्यूटेड है और उसमें ऑक्सीजन बहुत कम है, यानी डीऑक्सीजनेशन का मतलब क्या समझते हो, डीऑक्सीजनेशन का मतलब है ऑक्सीजन का लेवल का कम हो जाना। ओके, अगर ऑक्सीजन लेवल कम है तो फिश क्या प्रॉपरली अपना सांस ले पाएंगी। ओके, तो वो सांस अगर नहीं ले पाएंगी तो क्या होगा, तो वो क्या होंगी, अल्टीमेटली वो क्या कर देंगी, डाई कर देंगी। ओके, तो इस तरीके से आप उसको समझ सकते हो। ऑलराइट, ब्रीदिंग इशू आप इसको बता सकते हो। देन आप बात कर सकते हो यूट्रोफिकेशन की। ओके, यूट्रोफिकेशन क्या होता है, यूट्रोफिकेशन होता है कि एल्गी ब्लूम भी बोलते हैं, क्या इसको बोलते हैं, एक नदर टर्म है इसका, एल्गी ब्लूम। ओके, और उसमें क्या होता है, अब क्या होता है, सपोज करो यूट्रोफिकेशन का मैं समझाता हूं। देखो ये क्या है, आपका पॉन्ड है सपोज करो। ओके, अब क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर वेस्ट यहां पे आ रहा है। ओके, एग्रीकल्चर वेस्ट आ रहा है, इस पॉन्ड में मिल गया। ओके, अब यहां पे क्या है कि एग्रीकल्चर वेस्ट आया है और उसने क्या किया कि एल्गी को, ये जो हरे हरे जो एल्गी होते हैं ना, उसको यहां पे जन्म दे दिया। यानी वो जो केमिकल के कारण जो है ना, एल्गी जो है बहुत ज्यादा पनपते हैं। ओके, तो एल्गी क्या हुआ, बहुत बहुत ज्यादा पनप गया और पूरे पॉन्ड को एल्गी ने क्या कर लिया, घेर लिया। ओके, दैट मीन्स पूरे पॉन्ड पे किसका कब्जा हो गया, एल्गी का कब्जा हो गया। और होता क्या है कि देखो, वाटर बॉडीज के अंदर रहने के लिए भी सनलाइट की जरूरत पड़ती है, और एल्गी क्या करता है, उस सनलाइट को पूरी तरह से रोक लेता है, और उसके कारण वहां पे रहने वाले डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, अल्टीमेटली मरने लग जाते हैं। ओके, क्योंकि सारा जो वहां पे कब्जा हो जाता है एक तरह से एल्गी का। इसके बाद आप बात कर सकते हो बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन की बात कर सकते हो। ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। इसको भी मैं समझा देता हूं। देखो, बायो एक्यूमुलेशन क्या है, बायो एक्यूमुलेशन है कि जब भी कोई एक ऐसी चीज आप खाते हो, ओके, जैसे सपोज करो कोई भी एक जंतु ले लो, यानी मैं एक काम करता हूं कि गोट यानी बकरा ही ले लेता हूं। ओके, बकरे ने क्या किया कि कुछ ऐसी चीजें खा ली जो कि उसके लिए हार्मफुल है, तो अल्टीमेटली क्या करेगा, धीरे 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 उसके शरीर में क्या है, वो हार्मफुल चीजें क्या हो जाएंगी, एक्यूमुलेट होने लग जाएंगी। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। यानी वो जो हार्मफुल चीजें हैं ना, वो उसके शरीर में क्या है, आती चली गई, यानी हार्मफुल केमिकल्स उसके शरीर में आती चली गई, किसके अंदर, गोट के अंदर, बकरे के अंदर। ओके, तो उस
टर्म को बोलेंगे बायो एक्यूमुलेशन। ओके, समझ गए ना। अब देखो बायो मैग्निफिकेशन क्या है। बायो मैग्निफिकेशन वो है कि सपोज करो आप हो, ओके, और आप मांसाहारी हो और आपने क्या किया, उस बकरे को खा लिया। ओके, अब क्या है कि उसका जो बायो अक्यूमुलेट करके उसके अंदर जो हार्मफुल चीजें थी वो अल्टीमेटली क्या है, आपके अंदर ट्रांसफर होंगी। यानी वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म जो जब वो ट्रांसफर हो जाती है ना, उसको क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं। सिंपल आपको समझ में आ गया। एक्यूमुलेशन मींस सेम पर्सन यानी सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे फिर आप जब वो हार्मफुल चीजें खाते हो ना, ओके, वो एक्यूमुलेट हो जाना, उसको बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं। और मैग्निफिकेशन होता है कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में उसका ट्रांसफर हो जाना उसी हार्मफुल केमिकल का। ओके, तो सिंपल आप समझ गए इस चीज को। तो ये भी मतलब वाटर पॉल्यूशन का इफेक्ट है। ओके, वाटर पॉल्यूशन में जैसे कि आप सपोज करो कि आप मछली, यहां पे चलो बकरे का मैंने ले लिया था एग्जांपल, आप अब यहां पे क्या करोगे, आप यहां पे मछली का एग्जाम्पल ले लो। ओके, आपने क्या किया, यहाँ पे मछली का एग्जाम्पल ले लिया। ऑलराइट, आप देखो इस मछली का जो आपने एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो ये मछली क्या करेगा आपका, आपने सपोज करो कि इस मछली में बायो एक्यूमुलेशन हो गया। ओके, और आपने क्या है कि उस मछली को फिर से फिश को खा लिया। ओके, तो यहां पे ये क्या है कि इसके अंदर बायो एक्यूमुलेट हुआ और उसी से आपका क्या हो गया, बायो मैग्निफिकेशन हो गया। आप समझ गए ना। तो ये है बायो मतलब वाटर पॉल्यूशन का इफेक्ट। ऑलराइट, इसके बाद आप बात कर सकते हो हेल्थ इश्यूज की बात कर सकते हो। ओके, हेल्थ इश्यूज में क्या बात करोगे आप, हेल्थ इश्यूज में डिफरेंट आप डिजीज की बात कर सकते हो। वाटर बॉर्न डिजीज यानी जॉन्डिस, टाइफाइड, ठीक है, आप कॉलेरा, ये सारी चीजों की आप बात कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हैजार्डस ऑफ ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। उसमें भी आप बात कर सकते हो। ये मतलब देखो सेम चीज, यानी वाटर जब पॉल्यूट हो रहा है तो वो आपके भूजल पे भी यानी ग्राउंड वाटर को भी आपका क्या कर रहा है, पॉल्यूट कर रहा है। और आप देखोगे न्यूज में कि ये डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स जो है ना वो वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं। जैसे कि आप बात कर सकते हो आर्सेनिक की, कैडमियम की, क्रोमियम की, कॉपर की, निकल की, लेड की, मरकरी की, ये सारे क्या हैं कि वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं। ठीक है ना, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन के ये सारे केमिकल्स हैं। ओके, तो चलिए ये तो हम लोगों ने क्या किया, वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड प्रभाव देख लिए। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहा है रिलेटेड टू वाटर पॉल्यूशन। ओके, देखिए अब बात कर सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इसकी बात कर सकते हैं। देखो ये एक्ट की आप बात कर रहे हो, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 की आप बात कर सकते हो। ओके, तो वो क्या बात करता है, वो वाटर पॉल्यूशन की बात कर सकता है कि कैसे हम वाटर को प्रिजर्व कर सकते हैं और वाटर पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। ओके, चलिए ये देखो वाटर, ये जो है ना अगेन स्ट्रेंथन करता है किसको, सीपीसीबी को। ओके, मैंने आपको बताया था सीपीसीबी के बारे में। चलिए नेक्स्ट आप बात कर सकते हो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की। ओके, यानी नमामि गंगे मिशन की भी बात कर सकते हो इससे आगे अब। ठीक है, आप बात कर सकते हो अटल भूजल योजना। ये भूजल योजना किस लिए है, भूजल योजना मीन ग्राउंड वाटर डिप्लीशन जो हो रही है ना उसकी बात यहाँ पे ये कर रहा है। ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड जो 8 डिफरेंट स्टेट्स को कंसिडर किया गया है अटल भूजल योजना में। ओके, इसके बाद आप बात कर सकते हो उसी से रिलेटेड है नेशनल वाटर मिशन। ओके, वाटर से रिलेटेड है। ओके, आप फिर देखो टेक्नोलॉजी में आप जाओ और यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की बात कर सकते हो, वाटर हाइनेथ। ठीक है, तो वाटर अब इसमें देखिए ये क्या है, ये एक एक्वेटिक वीड है। ओके, वो क्या करता है, ये करता है प्योरीफाई करता है वाटर को। ओके, तो इसकी बात कर सकते हो आप। ओके, आप बात कर सकते हो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जो कि नीति आयोग पब्लिश करता है। वो किस लिए पब्लिश करता है, वो बताता है, मेजरमेंट देता है। ठीक है, कि वाटर मैनेजमेंट कैसा कौन से राज्य में किस तरीके का है। तो एक तरह के तरीके से अवेयरनेस लेकर के आता है वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड। ओके, आप ये बात कर सकते हो। ये तो गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स एंड ये आपने देख लिए। ओके, तो चलिए इसके बाद आप ये भी बात कर सकते हो इजराइल के साथ इंडिया ने एक ट्रीटी साइन करी हुई है रिलेटेड टू, ठीक है, किस चीज़ का, वाटर प्यूरिफिकेशन का डील किया हुआ है। ओके, ये सारी चीज़ें जो भी आपको न्यूज में दिखती है ना वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। ओके, चलिए पर्सनल एंड पब्लिक मेजर्स भी कुछ आप चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में था। तो आप बात कर सकते हो कि वाटर का आप सस्टेनेबल यूज करिए, यानी हर बूंद की आप कीमत को समझिए वाटर की। ओके, और उसको सस्टेनेबल यूज मतलब आप करिए। जैसे कि आप जैसे सपोज करो आप ब्रश कर रहे होते हो और उसके बाद आप टैप चला करके छोड़ देते हो। ओके, तो आप इसको अवॉइड करिए।
ओके, तो मतलब ऐसे जो बेसिक प्रैक्टिसेस है ना उसको आप फॉलो करिए। ओके, यानी सस्टेनेबल प्रैक्टिस को फॉलो करिए। ऑलराइट, तो ऐसी चीजें आप आंसर्स में अपने पुट अप कर सकते हो। ओके, जो भी आपको क्रिएटिव चीजें, जो कि आपको जनरल यूज में आपको चीजें दिखती है ना, ओके, वो सारी चीजें दिखिए जो कि बुक्स में जनरली नहीं मिलती और जनरल यूज में आपको ज्यादातर दिखती हैं। ओके, मार्क्स उससे ज्यादा फैच होते हैं। बुकिश लिखोगे तो मार्क्स नहीं फैच होगा, आप अपने एक्टिविटी और आप जो देखते हो ना अपने मतलब आसपास उसको लिखिए तो ज़्यादा आप मार्क्स फैच करोगे। ओके, आप बात कर सकते हो ऑर्गेनिक फार्मिंग की। ओके, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या करेगा, वही फर्टिलाइजर वगैरह उसको कम मतलब यूज करेंगे। जब उसको मतलब कम यूज करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वाटर पोल्यूशन कम से कम होगा। ठीक है, और एफिशिएंट यूज ऑफ एनिमल रेसिड्यू एज फर्टिलाइजर को प्रमोट करने की बात करी गई है। ओके, तो चलिए यहां तक तो हम लोगों ने वाटर पोल्यूशन को देख लिया। इसके बाद हम लोग क्या बात कर लेते हैं, लैंड पोल्यूशन यानी सॉइल पोल्यूशन की बात कर सकते हैं, यानी भूमि प्रदूषण के कारक की बात कर लेते हैं। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख सकते हो, आप वहाँ पे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इन सब की भी डेफिनेशन से ही स्टार्ट करिए तो बेटर रहेगा। ओके, उन दोनों की डेफिनेशन से ही स्टार्ट करिए, दोनों में जो मैंने आपको बताया था। ओके, उसके बाद आप अपने कॉज इफेक्ट इन सब पे आ सकते हो। ओके, तो सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी गई है। ओके, चलो अब हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे फैक्टर्स देख लेते हैं वन बाय वन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। आप इसमें बात कर सकते हो यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स की बात कर सकते हो। ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज। ओके, जैसे देखो यूज तो आप कर सकते हो, इनडिस्क्रिमिनेट यानी मतलब जितनी जरूरत हो उससे भी ज्यादा आप यूज करते हो तो ऑब्वियसली बात है इट विल लीड टू लैंड पोल्यूशन। ओके, आप ये बात कर सकते हो। उसके बाद आप बात कर सकते हो कि डंपिंग ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सॉलिड वेस्ट। ओके, जो सॉलिड वेस्ट है उसको लार्ज क्वांटिटी में अगर आप डंप करोगे तो वो भी आपका क्या करेगा, लैंड पोल्यूशन को प्रमोट करेगा। ओके ना, इसके बाद आप बात कर सकते हो डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन। ओके, डिफॉरेस्टेशन तो देखो मतलब हर उस चीज में आपका पोल्यूशन से रिलेटेड हो, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो, आपको यूज करना ही करना है। ओके, फर्दर एक्सप्लेनिंग की जरूरत नहीं है, आपको आई थिंक आइडिया है। चलिए आप बात कर सकते हो पॉल्यूशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन कैसे एक फैक्टर हो सकता है, आप जैसे अर्बनाइजेशन को पॉपुलेशन से आप रिलेट करिए। ओके, डिमांड एंड सप्लाई पे आप बात करिए। ओके, कि जैसे डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, यानी लैंड हमारे पास हैं कम और यूज करने के लिए बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज वहाँ पे लग रहे। ओके, तो इंडस्ट्रीज क्या करेगा, फर्दर लैंड पॉल्यूशन को ही प्रमोट करेगा ना। ठीक है, तो चलिए इसके बाद आप बात करोगे किसमें, पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑफ लैंड पॉल्यूशन। ओके, अब हम इफेक्ट्स देख लेते हैं। तो इसको चार अलग अलग कैटेगरी में बांट लिया है, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एनवायरमेंट एंड अर्बन एरियाज में बांट लिया है। ओके, तो अगर आप बात करो कि इफेक्ट्स की, तो एग्रीकल्चर में आप बात कर सकते हो। देखो ये सारी चीजें ना आप अपने अकॉर्डिंग भी चाहो तो लिख सकते हो, आप जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हो, अपने एनवायरमेंट को देखते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स यहाँ पे लिखने हैं। ओके, ठीक है ना, आपको मैं पॉइंट्स देता जा रहा हूं, कुछ चीजें मैंने बता दी हैं, इसमें आप एक्स्ट्रा ऐड भी करिए, कुछ चीजें आपको लगती हैं रेलेवेंट नहीं है तो उसको रिड्यूस भी करिए। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आंसर लिखिए। ओके, चलिए अब आप बात कर सकते हो एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में अगर आप बात करो, आप बात कर सकते हो रिड्यूस्ड सॉयल फर्टिलिटी की बात कर सकते हो। ओके, आप रिड्यूस्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर सकते हो, इंक्रीज इरोजन की बात कर सकते हो, लॉस ऑफ सॉयल एंड न्यूट्रिएंट्स की बात कर सकते हो, एंड रिड्यूस्ड क्रॉप यील्ड की बात कर सकते हो। ये सारी चीजें होंगी तो मतलब क्रॉप यील्ड की बात अल्टीमेटली देखो, आप फर्टिलाइजर किस लिए देते हो, आप कहोगे क्रॉप यील्ड मैं इंक्रीज करूंगा, लेकिन कितने दिन तक। ओके, सस्टेनेबल इंक्रीज नहीं कर रहे हो आप। ओके, कुछ टाइम के लिए आपने इंक्रीज कर दिया एंड अल्टीमेटली क्या होता है, वही भूमि क्या हो जाती है कि किसी खेती के लायक ही नहीं बचती है। ओके, तो यहां पे इसलिए ये वाला टर्म भी यूज कर दिया गया है रिड्यूस्ड क्रॉप यील्ड के बारे में। ओके, चलिए इसके बाद आप बात करिए हेल्थ को कैसे इफेक्ट करता है आपका लैंड पोल्यूशन। ओके, तो आप बात कर सकते हो कि डेंजरस केमिकल एंटरिंग अंडरग्राउंड वाटर, केमिकल के बारे में मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी। ओके, आप बात कर सकते हो बायोमैग्निफिकेशन। देखो बायोमैग्निफिकेशन मैंने आपको यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर दिया था क्या होता है। ओके, आप बात कर सकते हो रिलीज ऑफ पॉल्यूटेंट, ठीक है, गैसेज, ये भी हो सकता है। देन आप बात सकते हो रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव रेज कॉजिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स। ओके, ये भी इसका हेल्थ कॉज हो सकता है। ओके, समझ गए ना, हेल्थ इफेक्ट हो सकता है। इसके बाद बात करिए एनवायरमेंट की। एनवायरमेंट में आप क्या बात कर सकते हो, रिड्यूस्ड वेजिटेशन की बात कर सकते हो, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की बात कर सकते हो, एंड इम्बैलेंस इन सॉयल फौना एंड फ्लोरा की बात कर सकते हो। चलिए तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं
अर्बन एरियाज की। अर्बन एरिया में क्या बात करेंगे, अर्बन एरिया में बात कर सकते हो क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स की, यानी ड्रेनेज प्रॉब्लम आपको दिखेंगी अर्बन एरिया में। ओके, और वो लैंड पॉल्यूशन ही को ही प्रमोट करेगा। ओके, तो चलिए अब आप बात कर सकते हो कि फॉल स्मेल एंड रिलीज ऑफ गैसेज। ओके, तो आप देखोगे नालियां वगैरह अगर ज्यादा होंगी तो वो अल्टीमेटली क्या करेंगी, वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्मेल्स एंड रिलीज ऑफ गैसेज ओके हमारे एनवायरनमेंट में लेकर के आएंगी। ओके, वेस्ट मैनेजमेंट इज अ प्रॉब्लम। आप देखो कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वेस्ट को ढंग से मैनेज नहीं किया जा रहा है। ओके, तो इवन मेट्रो सिटीज में आप देखोगे कि ये वेस्ट मैनेजमेंट इज द बिगेस्ट इशू। ओके, चलिए इसके बाद लास्ट आप बात कर लीजिए किसकी, इंडियाज रेस्पॉन्स टू लैंड पोल्यूशन, यानी भारत की प्रतिक्रिया रिलेटेड टू भूमि प्रदूषण। ओके, तो आप देखो यहां पे क्या बात करोगे, तो इंडिया जो है सिग्नेटरी है यूएनसीसीडी का। यूएनसीसीडी क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, और उसमें से भी एक कंसेप्ट है एलडीएन, ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। ठीक है, क्या है, मैंने आपको बोल दिया है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, यानी लैंड को क्या करना है, डिग्रेड होने से बचाना है और न्यूट्रल बनाना है। यानी जितने भी डिग्रेड हो गए हैं ना लैंड, उसको न्यूट्रल, यानी उसको जो डिग्रेडेड लैंड है उसको फिर से पुनः वापिस लेकर के आना है। तो ये मतलब इंडिया उसका सिग्नेटरी है, ठीक है, एलडीएन का भी, और वो यूएनसीसीडी के अंदर आता है। ओके, चलिए फिर आप बात कर सकते हो वेटलैंड्स की। ठीक है, वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017 की आप बात कर सकते हो। ओके, आप बात कर सकते हो एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस फॉर सैंड माइनिंग। ओके, ये देखो सैंड माइनिंग, बिहार में बहुत बड़ा इशू है सैंड माइनिंग का। ओके, बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में, ठीक है, गाइडलाइन जारी किया हुआ है सैंड माइनिंग। सैंड माइनिंग क्या है, आपका माइनर, ठीक है, मिनरल है। ठीक है, ये आपका माइनर मिनरल है और इसमें स्टेट को ज्यादा पावर्स होती हैं। ओके, चलो, इसलिए बिहार में आप सैंड माइनिंग से रिलेटेड काफी ढेर सारे न्यूज देखोगे। ओके, इसके बाद आप बात कर सकते हो बायो रेमिडिएशन एंड बायो माइनिंग। ओके, अब देखो एक और कंसेप्ट आ गया आपका, बायो रेमिडिएशन एंड बायो माइनिंग। ये क्या होता है, बायो रेमिडिएशन एंड बायो माइनिंग रिलेटेड है कि बायोलॉजिकल कंपोनेंट को यूज करके, ओके, बायोलॉजिकल कंपोनेंट को यूज करके क्या करना है, डिकम्पोज करना है किसको, वेस्ट को। ओके, अब देखो बायो रेमिडिएशन में क्या करते हैं, बायो रेमिडिएशन में उस वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं, किसी भी सॉलिड वेस्ट को डिकम्पोज करना इज बायो रेमिडिएशन। अब बायो माइनिंग क्या है, बायो माइनिंग है मेटल को, ठीक है, मेटल को फ्रॉम द इंप्योरिटी निकालना। ओके, यानी एक तरह की माइनिंग है मेटल को बाहर निकाल लेना फ्रॉम द ऑल द इंप्योरिटीज। ओके, तो आप समझ गए, तो ये आपका वेस्ट मैनेजमेंट ही आप समझ सकते हो दोनों को। ओके, इसके बाद आप बात करिए वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 की। ओके, वो भी रिलेटेड है आपका लैंड पॉल्यूशन से। ओके, तो ये तो आपने गवर्नमेंट एफर्ट्स आपने देख लिए। इसके बाद आप पर्सनल एंड पब्लिक मेजर भी देख सकते हो कि आप क्या कर सकते हो, हम क्या कर सकते हैं। हम लोग ये कर सकते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो हम प्रॉपर करें, यानी वेस्ट का सेग्रीगेशन हम प्रॉपर तरीके से करें। ओके, यानी आप देखो कि कूड़ा ना जहां तहां पे ना फेंक दें, थूके वूके कहीं और पे नहीं, गंदगी ना फैलाएं, ये सारी चीजें हैं। ओके, तो ये प्रैक्टिसेज हम आप फॉलो करें। ओके, तो उसकी बात करी गई है। ओके, अब देखो कि ये आप पिक्चर देख रहे होगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखो तीन कलर के यहाँ पे आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ना। ओके, तो आप देखो ग्रीन बॉक्स। ओके, तो चलो ग्रीन को मैं ग्रीन से ही बता देता हूं। ग्रीन बॉक्स जो आप देख रहे हो ये किसको बात कर रहा है, ये बात कर रहा है यानी वेट जो भी आपका वेस्ट है ना, यानी घर पे जो आप वेट वेस्ट जो भी होते हैं ना, यानी खाना पीना खाते हैं ना, ओके, फूड वगैरह जो आपका बच जाता है, ओके, तो वो सारे आपको क्या करना है, ग्रीन बॉक्स में डालना है। ओके, अब आप देखिए कि यहां पे आप ब्लू बॉक्स भी देख रहे हो, तो ब्लू बॉक्स ये क्या बता रहा है, ये ब्लू बॉक्स जो है वो बता रहा है कि इसमें आपको सॉलिड वेस्ट डालना है। क्या डालना है, सॉलिड वेस्ट डालना है जो कि नॉन डिग्रेडेबल हो, जो कि नॉन डिग्रेडेबल हो, यानी वेट वेस्ट जो कि डिग्रेडेबल हो। ओके, नॉन डिग्रेडेबल यानी प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक को कहां पे डालोगे आप, ब्लू बॉक्स में डालिए। ओके, अब आप बात कर सकते हो थर्ड आपका कौन सा दिख रहा है, थर्ड आपका दिख रहा है येलो बॉक्स।
ओके, तो येलो वाले को कहां पे डालोगे? येलो में क्या होगा? येलो में आपको ये कागज वगैरह हो सकता है, यानी पेपर, ओके, पेपर हो सकता है, और कांच वगैरह, मतलब डिफरेंट बाकी जो चीजें बच गई ना, ओके, तो वो आप किस में डाल दोगे? वो आप येलो में डाल दोगे। सिंपल, ओके। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि पर्सनल एंड पब्लिक मेजर। अभी हम पर्सनल पब्लिक मेजर की बात कर रहे थे, तो अब उसमें देख लेते हैं कि और बात करी गई है टॉयलेट फैसिलिटी की एंड बायोगैस की। ओके, तो बोलते हैं ना खुले में शौच मत करिए। ओके, तो आप इस प्रैक्टिस को फॉलो कर सकते हो। और वही जो है ना एक्सक्रीटा, ठीक है, टॉयलेट एक्सक्रीटा, उसको क्या करना है? बायोगैस में यूज करने की बात कर सकते हो। ओके, और क्या बात कर सकते हो? ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर सकते हो यहाँ पे। ओके, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी आपका क्या करेगा? लैंड पोल्यूशन को कम करने में आपकी मदद करेगा। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आंसर राइटिंग हम लोग करते हैं। ओके, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें पॉइंट्स और भी जोड़ सकते हो। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कंक्लूजन में हम लोग क्या बात करेंगे। कंक्लूजन को देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने लिख दिया है। ओके, इंग्लिश में मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, कंक्लूजन में आप बात कर सकते हो आर्टिकल 48A। ओके, ये डीपीएसपी का पार्ट है, और वो क्या बात कर सकता है? इट टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। ओके, सिंपल आप ये बात कर सकते हो। देखो, एक और चीज है कि आप लोग बार बार पूछते हो कि सर ये कंक्लूजन लिखना है क्या? देखो, कंक्लूजन पर्टिकुलर एज अ वर्ड नहीं लिखना है कहीं पे भी। इंट्रोडक्शन एज अ वर्ड नहीं लिखना है। ओके, इसको नहीं लिखना है। जो आप स्टार्ट करते हो वो ऑटोमेटिकली आपका इंट्रोडक्शन ही है, जो आप लास्ट करते हो वो कंक्लूजन ही है। ओके, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मेंशन नहीं करने की जरूरत है। ओके, और आप देखो ये पॉइंट्स में जो मैं लिख रहा हूं ना, ये पॉइंट्स में नहीं लिखना है। जब आप कंक्लूजन लिख रहे हो तो आप पैराग्राफ में, जैसे हिंदी में जैसे पैराग्राफ में लिखा हुआ है ना, उस तरीके से आपको लिखना है। ओके, तो ये समझाने के लिए मैंने पॉइंट्स में लिख दिया, क्योंकि समझाना आसान हो जाता है मेरे लिए। ओके, बाकी बॉडी को आपको पॉइंट में ही लिखना है। ओके, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आपको पैराग्राफ में इसी तरीके से लिखना होता है। ओके, आई होप मैं क्लियर हूं इस मामले में। ओके, काफी कमेंट्स आते हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया। एनीवे, चलिए आगे चलते हैं। आगे बात कर सकते हो आप, रिड्यूसिंग पोल्यूशन रिक्वायर्स एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लीडरशिप। ओके, आप इसकी बात कर सकते हो। डायमेंशन आपने ऐड कर दिया ना, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल, ठीक है। फिर आप बात करिए, डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया मस्ट वर्क टू स्ट्रेंथन देयर इकोनॉमीज विदाउट डिस्ट्रॉइंग द एनवायरमेंट। ओके, ऐसा नहीं है कि आप एनवायरमेंट के चलते इकोनॉमी को मतलब ना बिल्कुल नजरअंदाज कर दो, ऐसा नहीं है। आपको दोनों में क्या करना है? बैलेंस बना करके चलना है। ओके, इकोनॉमी वर्सेज एनवायरमेंट में। ओके, तो इस तरीके से मतलब बैलेंस बनाना है कि पोल्यूशन को हम क्या करें? कम से कम करें, ठीक है ना। चलो, अब आप बात करोगे, अभी तो आपने नेशनल लेवल पे बात कर ली, आप इंटरनेशनल लेवल पे एक बात कर लीजिए। ओके, एंड इंटरनेशनल लेवल कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन इज नेसेसरी फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी। ओके, तो सिंपल इस तरीके से ये सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका कंक्लूजन है। आपने सिंपल यहाँ पे क्या किया है? आपने पॉलिटिकल व्यू दे दिया, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को आप लेकर के आए, देन आपने डायमेंशन दिया, एनवायरमेंट, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन दिया, देन आपने इंडिया की बात करी, और इंडिया की बात करते करते आप क्या है? नेशनल लेवल पे आपने थोड़ी बात करी, नेशनल कॉपरेशन की बात करी। ओके, तो इस तरीके से मैं इस कंक्लूजन को और ये लेक्चर एंड करता हूँ। ओके, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक को लेकर के। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।